प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का अध्याय है 5वां, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। देखिए, वर्तमान समय में हम डिजिटल कल्चर के एज में रह रहे हैं। डिजिटल कल्चर मीन्स ऐसी संस्कृति जहाँ मुद्रण की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से या डाटा के माध्यम से इधर से उधर काफ़ी कुछ हो जाता है और जिसके लिए हमें थोड़ा सा भी तनिक भी नहीं सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ जो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जब पहली बार किताबें छपनी शुरू हुई थी, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मीन्स मुद्रण नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं, और जो प्रिंटिंग प्रेस की कल्चर थी, संस्कृति थी, उसने आधुनिक दुनिया को बनाने में या बनने में कैसे सहायता की, कैसे इसका रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है, मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। बिल्कुल, हम तो ये सोच भी नहीं सकते और ना इतने सोचने की कभी जहमत उठाते कि कभी ऐसा भी समय था जब ये छपी हुई चीज़ें नहीं थी। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं, हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो किताब है, पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, मशहूर तस्वीरों की नकलें हैं, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम हैं, सरकारी सूचनाएं हैं, कैलेंडर है, डायरी है, सड़क के किनारे विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगे हुए हैं, सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं कि ये तो शुरू से ही एज इट इज थी, ऐसे ही चली आ रही थी। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसका क्या योगदान है, क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मुद्रण है, जो छापाखाना है, इसकी शुरुआत चीन, जापान, कोरिया, और ये किधर पड़ेंगे? पूर्वी एशिया में। पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और फिर भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। ये चित्र है अखलाक ए नसीरी, 1595 का है चित्र है ये। यहाँ पुस्तक बनाई जा रही है। भारत का एक शाही वर्कशॉप, शाही होता है जो राजा महाराजाओं से जुड़ा होता है, शाही वर्कशॉप भारत में छपाई आने से काफी पहले यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा है और काफी लोग उसको लिख रहे हैं। फिर तस्वीर बनाई जा रही है उसी लिखे हुए पेज के ऊपर। पुस्तक निर्माण में सुलेखन मीन जिसका अच्छा लेखन है, सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक है। कहता है, शुरुआती छपी हुई किताबें, खुशनवीसी मीन्स कैलीग्राफी, सुलेखन मीन्स सुंदर लेख, सुलेखन। कहता है, मुद्रण की सबसे पहले जो तकनीक है वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। किन देशों की बात कर रहा है? जो पूर्वी एशिया के 3 देशों की बात कर रहा है, चीन की, जापान की और कोरिया की। और यहाँ छपाई कैसे होती थी? हाथ से होती थी। और तकरीबन 594 ईस्वी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक होते लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्योंकि पतले छिद्रित
कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। अब कागज कमजोर था, दोनों तरफ छपाई उसके संभव नहीं थी, इसलिए एक ही तरफ लिखा जाता था, एक ही तरफ छपाई होती थी। इसलिए पारंपरिक चीनी किताब, जो चाइना की पारंपरिक किताब है, वो एकार्डियन शैली में, मीन्स एक तरफ किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष मीन्स एक्सपर्ट सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश रहा? चीन, और वो वहां भी चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा, जैसे अपने यहाँ सिविल सेवा परीक्षा होती है, ऐसे चाइना के अंदर एक परीक्षा होती थी सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की संख्या बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब जो मुद्रित सामग्री है उसके जो उपभोक्ता है वो सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया, एक जुनून बन गया, एक फैशन बन गया। एक नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक जो कृतियां हैं उनके संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने तो स्वरचित खुद के रचे हुए काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने की जो नई संस्कृति है एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही जो पश्चिमी मुद्रण की तकनीक है और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई, जो चाइना का एक शहर है संघाई, प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। अब कहता है जापान में मुद्रण। ये जापान की एक सबसे प्राचीन पुस्तक है डायमंड सूत्र, उसका पेज दिया हुआ है। कहता है जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास जो छपाई की तकनीक है वो लेकर जापान आए थे। कौन? चीनी बौद्ध प्रचारक। कब की बात है? 768 से 770 ईस्वी के आसपास। और जो छपाई की तकनीक है उसको लेकर जापान आई। और जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है डायमंड सूत्र, और कब छपी थी? 868 में, 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में छपी थी। पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। कहाँ छपी? जापान में। जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं, तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों, कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी। गद्यकार जिसमें कहानियां होती है, और कवि का मतलब जो कविताएं हैं जो वो भी छपती थी और गद्य भी छपते थे। गद्य और पद्य दोनों छपते थे और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो, जो क्या है वर्तमान में जापान की राजधानी, जिसका नाम है टोक्यो या टोक्यो भी लिखा मिलता है। तो 18वीं सदी के अंत में एदो बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी भी शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों, तवाइफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपिटिका कोरियाना। कहता 13वीं शताब्दी के मध्य में
त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। तो आपके लिए पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं कि 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का क्या है, कोरियाई संग्रह है। ग्रंथ तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, कोरिया का संग्रह कोरियाई संग्रह है। कोरिया देश आपको पता है आज भी, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था और 2007 में यूनेस्को ने इसे क्या नाम दिया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इनको अंकित किया है। नेक्स्ट हम देखिए ये कीतागावा उतामारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कीतागावा उतामारो। 753 ईस्वी में एदो, वर्तमान टोक्यो जो जापान की राजधानी है, में पैदा हुए उतामारो ने उकियो, एक टाइप है, शैली स्टाइल है ये उकियो, तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी जो प्रतियां हैं यूरोप और अमेरिका पहुंची और मानेमोने और वॉन गोग नाम है ये चित्रकारों के। क्या नाम है, मानेमोने और वॉन गोग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। जो कीतागावा उतामारो ने पेंटिंग बनाई थी उसने। तसुताया जुजाबुरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते। इसके बाद हुनरमंद जो वुड ब्लॉक शिल्पी थे, चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी जो छपी नकल है वो बच जाती थी। ये कीतागावा उतामारो की एक उकियो रचना है। उकियो रचना तैरती दुनिया के चित्र। ये भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बनता है यहाँ। चित्र नंबर 4, सुबह का नज़ारा। इसके रचयिता कौन है, सुनमन कुबो। कब है, 18वीं सदी के अंत का है। भाई वहाँ जो सुबह का नज़ारा है, सुबह लोग कैसे काम करते हुए दिखाई देते थे। चलिए एक बार इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।